हमेशा से कहता हूँ कि बच्चा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज पढ़ाई करना उसका एक मूल रूप तो है ही, लेकिन आज गूगल पे बहुत ज्ञान अवेलेबल है। बच्चों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक भावना जागी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन ऐसी कोई डोसेज नहीं है आप इसको चम्मच में जैसे शहद की तरह पिला दें और गुट्टी पिला दें और वो कल तैयार हो जाए। पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करा जाए, एक छोटी सी चीज़ को आपने अपने एक आइडिया को आपने स्वरूप को सोच दे दी, को आपने बिजनेस मॉडल दे दिया। तो हमने बच्चों को उस रूप से तैयार करा स्कूल में ए फॉर एप्पल बी फॉर बाटा, लेकिन अब समय आ गया उनको ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अमेज़न सिखाना है। मथुरा हाईवे छौता के समीप संस्कृति यूनिवर्सिटी ने आधुनिक शिक्षा व शिक्षा जगत में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोरोना काल में विश्वविद्यालय ने छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के क्षेत्र में नए अवसर मिले हैं। संस्कृति यूनिवर्सिटी ने कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। छात्रों को शोध के नए अवसर मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सचिव गुप्ता ने न्यूज से हुई खास बातचीत में कहा कि संस्कृति विश्वविद्यालय छात्रों को नित नए प्रयोग करा रहा है, आने वाले समय में जो विश्व पटल पर दिखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सचिन गुप्ता साहब, क्योंकि समसामयिक एजुकेशन के दौर में आज हम बात करेंगे। कोविड का दौर चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्या है वर्तमान में, पूरा विश्व कोविड के दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोविड ने पूरी दुनिया को, इंसानी जीवन को प्रभावित किया है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो एजुकेशन सिस्टम भी हुआ है, क्योंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी अपने आप में एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। और वर्तमान दौर में किस तरीके का सिस्टम है, ऑनलाइन शिक्षा का जो सिस्टम जो कि सरकार ने भी लागू किया है, तो ऑनलाइन शिक्षा के कितने अवसर हैं, ऑनलाइन शिक्षा में कितनी चुनौतियाँ हैं, ये सब हम बात करेंगे संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सचिन गुप्ता साहब से। सर, जिस तरीके से कोविड का दौर चल रहा है, हम सभी लोग कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, और वर्तमान में एजुकेशन को लेकर हम बात करें तो बड़ी चुनौतियां हैं कोविड के दौर में। ऑनलाइन सिस्टम को लेकर, ऑनलाइन सिस्टम में कितने अवसर हैं और कितनी चुनौतियां हैं वर्तमान, अगर हम परिदृश्य में बात करें? जितनी चुनौतियां हैं उतने ही अवसर हैं। मैं तो इस तर्क पे हमेशा विश्वास करता आया हूँ, और आज कोविड को तकरीबन आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जब कोविड पिछले साल महामारी पिछले साल मार्च में आई थी, और पिछले साल ऑनलाइन एजुकेशन का पूरी दुनिया ने इसका पूरा एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ। अगर मैं सही भाषा में कहूँ तो हमने रीबूट किया अपने आप को, जो किसी ने ऑनलाइन एजुकेशन में सोचा नहीं था। और उसी दौरान हमारी फैकल्टीज़, बच्चे सब ने अपने आप को उस स्तर पर लेकर आए जहाँ पे उन्होंने शिक्षा का एक नया तरीका सलीका सीखा, शिक्षा लेने का और देने का। लेकिन उसके साथ ऐसा भी हुआ कि बहुत बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों के थे, बिहार के या यूपी के ऐसे क्षेत्र थे जिनके घर में मोबाइल या लैपटॉप्स की सुविधा नहीं थी, तो वो लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाते थे। एक परिवार में एक स्मार्टफोन होता था, 3 बच्चे होते थे, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे। तो इन समस्याओं के साथ साथ हमने हाइब्रिड लर्निंग स्टार्ट करी, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए, जहाँ वो बच्चा उन रिकॉर्ड लेक्चर को बाद में सुन सकता है जब भी उसके पास समय हो। वहाँ बिजली की दिक्कत समस्याएं होती थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी। तो उन सब सुविधाओं को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, उन सुविधाओं के लिए हमने रिकॉर्ड लेक्चर्स दिए बच्चों को। जब ये होने के बाद फिर आया हाइब्रिड का, बिकॉज ऑनलाइन होने के बाद शुरू में तो बड़ा बच्चों को आकर्षण था ऑनलाइन का, लेकिन उसके बाद ये ऑनलाइन एजुकेशन के बाद ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो उसके बाद हाइब्रिड लर्निंग स्टार्ट करी। हाइब्रिड में ऑनलाइन हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाए बच्चों के। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते जो अचीव करना चाहिए था एज अ क्लासिकल एजुकेशन में वो हो गया अचीव, बट स्टिल फिर भी एज एन एजुकेशन सिस्टम जो हमने सोचा और जितना हम अच्छा कर सके, हमारी फैकल्टीज़ ने वो सब देने की कोशिश करी। अब बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि आपने नए सिस्टम को फॉलो किया, ऑनलाइन सिस्टम को आपने फॉलो किया, और उसमें बड़ी चुनौतियाँ भी रहीं। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो क्या ऑनलाइन सिस्टम का जो एक मॉड्यूल है, डिजिटल अगर हम बात करें तो डिजिटल अगर जो सुविधा है, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं अभी कमियां हैं सिस्टम में, मॉड्यूल में, पूरे ओवरऑल उसकी बात कर रहा हूं मैं? देखिए, अगर हम कमी की तरफ देखेंगे तो बहुत कमियां हैं, हम में एज ए इंसान बहुत कमियां हैं। बट हम इसको दूसरी तरफ देखें, आजकल ज़माना वर्चुअल का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ई करेंसी आ गई है, ग्लोबल विलेज आ गया है, 24/7 आ गया है। वर्किंग आपको अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है।
जब हम इन सब की बात करते हैं तो इससे हमें ये मोटा मोटी सीखने का है कि हमें समय के साथ चलना है। और आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अपग्रेड करना है, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करना है। जो हम जिस तरह से काम करते आए हैं वो समय की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तक हम क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट के फेस टू फेस हम पढ़ते थे, लेकिन कोरोना के बाद में स्थितियाँ बदल गई, ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग आ गए, वर्चुअल ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। तो कहीं न कहीं एक सिस्टम में आप इस चीज़ को मानते हैं कि अगर गुरु और शिष्य अगर आमने सामने बैठ के पढ़ रहा है उसका कंसंट्रेशन और ऑनलाइन शिक्षा के कंसंट्रेशन में, तो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि कोई न कोई फ़र्क तो आता होगा इसमें? देखिए, मैं इसमें थोड़ा-सा आपसे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि बच्चा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज पढ़ाई करना उसका एक मूल रूप तो है ही, लेकिन आज गूगल पे बहुत ज्ञान अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितना मर्जी पढ़ सकता है। माँ बाप या हम लोग बच्चे को यहाँ पर हम एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के लिए यहाँ बुलाते हैं बच्चों को। कैसे अपने आप को पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करे, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करे, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे वो चलना सीखे, ठहराना सीखे, डिफरेंट कल्चर के साथ उसको सीखे। तो ये एक सोशल अपब्रिंगिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज एक प्लेटफॉर्म देती हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का एक कहते हैं उसको ज्ञान देना वो एक रूप है, बाकी उसको एक अच्छा इंसान बनाना और एक अच्छा हर सुविधा के लिए जीवन में हर मोड़ पे खड़े होने के लिए उसको एजुकेट करना, वो एक दूसरा हमारा एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आपको एक स्किल दे दूं बट उस स्किल का एक्सपायरी डेट होगा। आज आपने एक मोबाइल ख़रीदा, वो मोबाइल कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाता है, नया वर्जन आ जाता है। तो उसी तरह अगर आज मैंने आपको कोई स्किल सिखाया, उसके बाद दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, उस स्किल की लाइफ बहुत शॉर्ट रह जाती है। तो मुझे बच्चों को जीवन में जितने भी उसको दिक्कतें आएँ, परेशानियों का सामना करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, हमें उसके अनुरूप उसको तैयार करना है। सही मायने में वो सही शिक्षा है मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें ऑनलाइन पर ही अगर बात हो रही है तो ऑनलाइन के दौर में संस्कृत यूनिवर्सिटी ने क्या उपलब्धियां इस दौर में की हैं, क्या नए प्रयोग किए हैं ऑनलाइन सिस्टम में? क्योंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी अपने आप में एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो ऑनलाइन शिक्षा के दौर में संस्कृत यूनिवर्सिटी के क्या नए प्रयोग हैं, क्या नई उपलब्धियां हैं? हमने इस पूरे कोविड महामारी में इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लिया। सबसे पहले तो हमने अपनी टीचर्स, फैकल्टीज़ को अपग्रेड किया। जो फैकल्टीज़ हैं उनकी नो हाउ, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करके टेक्नोलॉजी वाइज एंड नॉलेज वाइज उनको अपग्रेड किया, जो ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और हम बहुत जगह बहुत लोगों से जॉब की जहाँ छटनी हुई, हमने उस दौरान लोगों को यहाँ रखा। मैं अगर ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 50 से 100 लोग हमने रिक्रूट करे हैं इस दौरान, जो कि हमने सोचा कि साउथ से अगर मैं कहूँ तो हमने 40 से 50 पीएचडी होल्डर्स साउथ से यहाँ पे नॉर्थ में लेके आए हैं। वो हमने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उससे हमारा जो फैकल्टी का जो रेशो वो इम्प्रूव हुआ, क्वालिटी इम्प्रूव हुआ। नंबर 2, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। बच्चों की जब भी कैंपस खुलेगा बेहतर सुविधा के लिए अच्छी लेबॉर्ट्रीज़, जिम्नेजियम, कैफेटेरियाज, पूरा एक ओवरहॉलिंग करी है कि अगर हम इसको हमने कहा ना रीबूट करा है, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने इसको अपग्रेड किया। इसी दौरान हमने अपनी फैकल्टीज़ को, अपने बच्चों को प्रेरित किया रिसर्च पेपर्स के लिए, पेटेंट्स के लिए, इनोवेशंस के लिए। और मुझे बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि हमने पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 750 से 1000 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जो तकरीबन हमारा टोटल रिसर्च पेपर का अंक बन जाता है 1500 आज तक, जो कि एक 4 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा एक, मैं मानता हूँ हम जैसी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है। उसी दौरान हमारा 450 प्लस पेटेंट हमने फाइल किया। पिछले 1 साल के अंदर 305 से ज़्यादा हमने पेटेंट फाइल किए, और उसमें से 35 से 40 पेटेंट पब्लिश भी हो गए हैं। और उसमें बच्चों ने मिलके, हमारे टीचर्स ने मिलके ये अचीव किया। अगर हमारे पास जो आरिया रैंकिंग अगर हम सोचते हैं या आईपीआर रैंकिंग देखेंगे, तो मुझे लगता है, मुझे बड़ी उम्मीद है जो इस साल रैंकिंग आएगी उसमें हम हिंदुस्तान के टॉप 20 यूनिवर्सिटी में से हम जो होंगे, जो भारत सरकार हमें वो रैंकिंग देगी। ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। और इसके बाद हमने इंडस्ट्रीज़ को उन पेटेंट्स जो हमने फाइल किए हैं उनको ऑफ़र किया है कि आप आइए, इन पेटेंट्स को हमसे बाय कीजिए, और जो पेटेंट बच्चों ने फाइल किए हैं उनको कैसे हम उसको एक इंडस्ट्री में उसको उतार सकें और वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। अभी तक की ये उपलब्धि आपकी रही। इसमें अगर हम बात करें अगर एजुकेशन में बच्चों के एडमिशन को लेकर, आखिर संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्या है कि बच्चे संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें? क्या बच्चों को आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हमारा संस्कृत यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं यहाँ पे।
उसमें हमारा आयुर्वेदा एक मूलभूत से बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट कोर्स है। उसी के अंदर हम यहाँ पे बहुत जल्दी इस साल नवरात्रों में पंचकर्मा सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो डिलक्स कैटेगरी का है, जहाँ पे हम वृंदावन को ये कहते हैं कि इट विल नॉट बी ओनली टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, बल्कि मेडिकल रिलीजियस टूरिज़्म करेंगे उसको हम यहाँ पर, ताकि यहाँ पे लोग विश्व भर से आएँ और अपना इलाज करें आयुर्वेदा के माध्यम से। हमारे पास साउथ से 35 से 40 टॉप डॉक्टर्स हमने यहाँ पर लेकर आए हैं और फैकल्टीज़ लेकर आए हैं। और जो हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, हमने अपने करिकुलम को अपग्रेड किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने अपने हर सेमेस्टर के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐड किया है। उस स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा, जो बच्चा जो एक क्लासिकल उसमें क्लास में जो सीखता है उसको हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो उसके साथ हमने कई इंडस्ट्री से टाइप किया है, जिसमें TCS है, लास्ट ईयर हमने अपग्रेड के साथ किया, ग्रेट लर्निंग के साथ किया। उसमें उनके क्या है, जॉब्स उनके साथ अवेलेबल होगी। प्लस हमने अपने यहाँ इंक्यूबेशन और रिसर्च सेंटर बनाया है। उसका मूल ढांचा ये होगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया अच्छा है, विचार है, जिसमें सिर्फ बच्चा ही नहीं, आसपास की इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, और आपके पास एक विचार है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती हैं, वो एज ए एंजल इन्वेस्टर वहाँ आके उन बच्चों को वो आइडिया परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो इस सब के लिए एक बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है। उस इंक्यूबेशन में जहाँ सीड फंडिंग हमारी यूनिवर्सिटी करेगी, उस सीड फंडिंग में उनके आइडिया को लेकर उनका पूरा बिजनेस इंक्यूबेट करना वो करेगी। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमने 4 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। उसमें से संस्कृति मेडिमिक्स, जो हमारा आयुर्वेदा फार्मेसी और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मिलकर स्टार्ट किया है, उसके अंदर आयुर्वेदा दवाइयों को सोर्स करना, उनको सेल करना, और उसके साथ धीरे धीरे अब सेकंड फेज में प्रोडक्शन लाना। ये स्टार्टअप का एक बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया है, और ऑलमोस्ट मैं बड़ी बात नहीं कहता, 6 महीने के अंदर 50 लाख के आसपास का उसका टर्नओवर आ चुका है। और ये हमारे बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स का ही वो उनका मेहनत है, जिसके पीछे एक स्टार्टअप एक ऐसा रूप ले रहा है, और ये एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा जिसमें और नए स्टार्टअप स्टार्ट हो सकेंगे। संस्कृत यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कोई भी स्टूडेंट कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसकी एक जिज्ञासा होती है कि या तो वो बहुत बड़ा अपना बिजनेसमैन बने या एक इंटरनेशनल कंपनीज में जाए। ऐसे में संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास क्या सिस्टम है कि वो बच्चों को इस तरीके से अपग्रेड करे कि मतलब कि वो इंटरनेशनल कंपनीज में सेटअप अपना बनाए, या बहुत बड़े अपने आप में रिसर्च सेंटर में अपने आप को स्थापित करें, या बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में स्थापित करें। संस्कृत यूनिवर्सिटी का क्या ऐसा प्लान बच्चों के प्रति ऐसा रहता है, मतलब इसे हाउ टू प्रिपेयर, कैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी इसे डेवलप कर रही है, या क्या कोई ऐसा प्लान है? अगर मैं आज से 8 मेरा इसलिए है कि एजुकेशन तो सारी यूनिवर्सिटीज देती हैं, लेकिन अगर बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि इंटरनेशनल कंपनी में अपने आप को कैसे वो इस्टेब्लिश करें। अगर मैं आज से 7-8 साल पहले बात करता तो बच्चों की सबसे ज़्यादा मूलभूत एक ये था कि मुझे कोर्स करना है और मुझे नौकरी चाहिए अच्छी, और अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं, और गवर्नमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी, एक प्राइवेट अच्छी MNC में चला जाऊं तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। पिछले 2-3 साल के अंदर जब से हम ये जितने स्टार्टअप्स आए हैं, पेटीएम, ओयो, अभी जोमेटो का अभी जो IPO आया है, हाईएस्ट जोमेटो का जो अपना IPO आया है, जिसको लोगों ने पूरा लोगों को एक नया सोच दे दी है उस बारे में, तो बच्चों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक भावना जागी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन ऐसी कोई डोसेज नहीं है आप इसको चम्मच में जैसे शहद की तरह पिला दें और गुड्डी की पिला दें और वो कल वो तैयार हो जाए। इसके लिए एक बहुत ही बच्चे को सही मायने में एंटरप्रेन्योर वो बनता है जो रिस्क टेकर्स होते हैं। तो हमें पहचानने की ज़रूरत है मेरी क्षमता क्या है। आज मैं एंटरप्रेन्योर बन चाहता हूँ, बट क्या मेरी क्षमता है, नंबर 1। क्या मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप का प्लान है और एग्जीक्यूट कैसे होना है। तो इसके लिए हमने अपने कोर्स के अंदर, हर कोर्स के अंदर हम एक करिकुलम ऐड करने जा रहे हैं जो पूरा एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही रहेगा। तो जो बच्चे उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ही सिखाई जाएंगी, कैसे आपको अपनी सोच, इनोवेटिव थिंकर बनना है। मैं नहीं मानता जितने भी आविष्कार इन दिनों में हुए हैं, जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं, वो कोई हाई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ था उसके अंदर किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए बहुत एक आपको ज़रूरत को समझना है। जितने स्टार्टअप आपने, जैसे पेटीएम आपने बात करें, पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करा जाए, एक छोटी सी चीज़ को आपने एक आइडिया को, आपने स्वरूप को, एक सोच दे दी, को आपने बिजनेस मॉडल दे दिया। जोमेटो, खाना घर घर डिलीवर कैसे हो जाए। तो जितने हमारे ओयो है या ओला है, तो एक मैं मानता हूँ कि विचार तो हमारे दिमाग में भी आते हैं, बट कितने उन विचार को पकड़ते हैं और कितने पकड़ के विचार को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को थिंकर्स बनाना है। एक समय होता था जब क्लास में टीचर आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे, और हमने A फॉर एप्पल बताया, B फॉर बॉल ही बताया, B फॉर बाटा नहीं बताया।
तो हमने बच्चों को उस तरह रूप से तैयार करा स्कूल में, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाटा। लेकिन अब समय आ गया उनको ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अमेजन सिखाना है। तो जब वो बच्चा थिंकर बनेगा, उसको सोचने में मजबूर किया जाएगा, तो इनोवेटिव थिंकिंग आएगी। जब उसके पास आइडिया होगा, विचार होगा, उसके अगर माँ बाप को भी तैयार करना पड़ेगा। पहले माँ बाप मान लो सपोज बच्चा कहता है मुझे नौकरी नहीं करना, व्यापार करना है, तो पहले सवाल करते थे इसका दिमाग ख़राब हो गया है, कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे व्यापार करेगा। लेकिन आज सोच बदल रही है, उस सोच के अनुरूप बच्चे भी उनकी सोच बदल रही है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स डाले हैं, इनोवेशन के कोर्स डाले हैं, रिसर्च के डाले हैं, स्किल के कोर्स डाले हैं, ताकि जिनकी बच्चों की सोच की क्षमता है अच्छी, उन सोच को पकड़ा जाए। और बहुत से आइडियाज़, मैं तो अपनी, अगर मेरी आप इतनी स्पीचेस सुने पिछले 5 साल की, तो मैं ये कहूँगा जितने बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं वो ज़्यादातर सुबह टॉयलेट्स में आते हैं बच्चों को। क्योंकि जब बच्चा वहाँ सोचता है, लेकिन कितने वो बाहर आके उस या सोते टाइम आइडियाज़ आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं उस आइडिया को पकड़े जाते हैं, उस आइडिया को भी विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब जोमेटो की स्टोरी समझें आप, 4 दोस्तों ने मिलकर काम किया और अपने काम करते करते साथ स्टार्ट किया। कभी भी कोई आप नदी की गहराई नापते हैं, जैसे चाइनीज सेइंग कि यू पुट यू 1 स्टेप इन द रिवर एंड 1 स्टेप आउटसाइड, तो आप कूदेंगे नहीं उसकी गहराई को नापने के लिए, तो एक पैर से गहराई नापेंगे। तो ऐसे ही अपने बच्चों को विचार में थिंकर्स बनाना है कि आप नौकरी करते रहिए, आप जो काम करें करते रहिए, उसके साथ इनोवेट करके एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, ताकि कभी भी रिस्क आपका इतना हो कि आप उसको संभाल सकें। और ज़रूरी नहीं पहला रिस्क में आप कामयाब हों, यू मे बी फेलियर वंस ट्वाइस थ्राइस, बट एक दिन आगे सक्सीड होंगे। बिल्कुल सक्सीड होंगे। अगर हम संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं अगर प्लेसमेंट की उपलब्धियों को लेकर, तो अभी तक की क्या उपलब्धि है प्लेसमेंट को लेकर? प्लेसमेंट में देखिए, हम ये नहीं कहेंगे बहुत, क्योंकि कोविड का माहौल था, लेकिन कंप्यूटर आईटी में बहुत जॉब्स हैं। आज भी मैं अगर बात करूं, देश में कहीं भी जॉब्स की कमी नहीं है। लेकिन आप जिससे भी बात करें, ड्राइवर से लेके ऊपर तक की जो टॉप प्रोफाइल जॉब है, सब जगह वैकेंसी है। ज़रूरत है राइट स्किल की, अगर राइट स्किल है तो हर जगह जॉब उपलब्ध हैं। और हमने उसी तरफ एक पहल की है कि कोशिश करी, ग्रूमिंग करी है कि बच्चों को राइट स्किल दें। और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बच्चे TCS में गए हैं, हमारे बच्चे टाटा स्टील में गए हैं, बजाज मोटर्स में गए हैं। बहुत जॉब्स मिली, लेकिन बहुत माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, वो क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ भेजा नहीं। पूना में बहुत वो जॉब्स मिली, तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रीज़ में जॉब बहुत आई हैं। और दूसरी वजह यह है कि कुछ बच्चे, लोकल बच्चे बाहर जाने में कतराते हैं। और अगर अब देखा जाए पैन इंडिया का, मैं अभी एक आज सर्वे आया था, मैक्सिमम जॉब्स जो मिली हैं इस दौरान, पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली NCR में मैक्सिमम जॉब गिवर्स आए हैं। लेकिन बच्चों ने वहाँ मूवमेंट में थोड़ा सा उनका रहा है, कोरोना के कारण कंसर्न रहा है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में और अदरवाइज़ जॉब्स बहुत हैं, बच्चों को जॉब्स मिली हैं। और अभी भी एक प्रयास चल रहा है और चलता रहेगा। और बहुत बच्चों ने आविष्कार करे हैं। हमारे एक बच्चे ने आज पिछले हफ्ते आपने देखा होगा न्यूज़ में, एक आम की एक नई प्रणाली बनाई है, उसका पेटेंट किया है। हमारे एक बच्चे ने एक बैम्बू साइकिल बनाई है, तो उनका मन है कि उसी के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो ऐसे ही हम विचारों के साथ बच्चों को, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप बनना, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिनको जॉब्स करनी है उनको जॉब्स का प्लेटफॉर्म दें। और कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमारा बहुत जोर है, वहाँ पे बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे उसको आगे ध्यान दें। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही है, तो अभी हम कोविड के दौर से गुजर ही रहे हैं। अभी रिसेंटली खबरें भी आ रही हैं कि हर वर्ष पिछले अगर 4 साल के हम डेटा पर अगर बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल में 40, 50, 60 तक कॉलेजेस इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं। जबकि तकनीकी सिस्टम में इंजीनियरिंग कॉलेज में समझता हूँ कि सबसे बड़ी ब्रांडिंग का, यानी कि सबसे बड़े इंपॉर्टेंस उसी को दिया जाता है। क्या मायने इस चीज़ के कि इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार बंद होते जा रहे हैं? एज ए शिक्षाविद आपसे सवाल। देखिए, हमारे यहाँ एक रैट रेस होती है। जब कॉलेज खुले थे, अगर आप देखें सन 2006 और 7 में कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़ आई थी। हर जगह एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता चला गया। तो जो चीज़ की मशरूमिंग होती है तेज़ी से, उसी चीज़ की मशरूमिंग भी, कटिंग भी होती है तेज़ी से। और उस टाइम बड़ा आकर्षक का विषय था कि सिविल में कंस्ट्रक्शन बूम आया था इंडिया के अंदर। उस टाइम मैकेनिकल फैक्ट्रीज़ बहुत आई थी। आज देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़ा आज एक ऐसे समय से गुजर रहा है जहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ हैं। और बहुत सारे प्रोडक्शन एरिया जहाँ पे आप देखें कि GDP डाउन जा रहा है। तो ऐसा नहीं है जॉब्स की दिक्कतें परेशानी हैं। बहरहाल ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत ग्रो कर रहे हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशन भी जो ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह मैं मानूंगा कि
जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप देखें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ईसी के अंदर और कंप्यूटर साइंस का आज एक तालमेल ऐसा बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो नई इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, व्हीकल्स आ रही हैं, इसमें बहुत इंजीनियर्स की डिमांड है। कंप्यूटर साइंस में आज इतने प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। है उसके बावजूद भी सीट बहुत कम हो रही है, करीब 1.5 लाख सीट पर ईयर कम हो रही है इंजीनियरिंग की। बच्चा बड़ा क्लियर हो गया कि मुझे क्या चूज़ करना है, उसे कोर्स चूज़ नहीं करना, उसे कॉलेज चूज़ करना है। पहले बच्चा कोर्स चूज़ करता था, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, बच्चा कॉलेज चूज़ करता है, वो उस कॉलेज को चूज़ करता है जहाँ पे उसको लगता है मुझे बेहतर शिक्षा मिलेगी। बहुत अच्छी सवाल आपने आंसर दिया है कि बच्चा अब इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहा है, अब ये नहीं है कि उसे अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, इंस्टीट्यूट चूज़ कर। जी, और ये अच्छा है। अगर पहले का बच्चा लर्नड नहीं था, अब बच्चा, माँ बाप और बच्चे बहुत लर्नड हो गए, बहुत समझदार हो गए, उनको पता है हमें कहाँ क्या हमें विषय लेना है और क्या हमें कॉलेज चूज़ करना है और कौन सा कॉलेज हमें कहाँ लेकर जाएगा। और उसी के बहरहाल सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। नई यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं और पुराने भी हैं, तो अच्छा जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी जो अच्छा काम करेगा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो पुराने हैं उनके सामने नए को आने में समय लगता है और हमें बड़ा खुशी के लिए हमारे लिए वातावरण के हर साल हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी ग्रोथ विद क्वालिटी हो रही है, विद नंबर्स हो रही है। और हमें उम्मीद है संस्कृति एक दिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के मैप पे छाएगा, बिकॉज हमने 25 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, उनकी यूनिवर्सिटी के साथ MOU करार करा है, जहाँ पे जैसे ही कोविड ख़त्म होते उनकी फैकल्टीज़ इंडिया आएंगी, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे। और एक और मैं आपके साथ जाहिर करना चाहूँगा, बहुत ही जल्द हमारे ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में और US के अंदर पेटेंट फाइल होने वाले हैं और हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसमें बच्चे और फैकल्टी मिलकर ये काम कर रहे हैं। हर बच्चे की एक अपनी तमन्ना होती है कि उससे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले। संस्कृत अपने यहाँ की अपने आप में एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। गरीब बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनकी जिज्ञासा होती है कि वो भी अच्छे संस्थान में पढ़ें। गरीब बच्चों के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी की क्या पहल है, क्या अनुदान देती है? अगर मैं इसका एक लाइन में जवाब दूँ तो संस्कृति कम से कम 5 करोड़ की स्कॉलरशिप हर साल देती है, जिसकी मेरिट कम मीन्स हैं, जिसके अंदर हम गर्ल चाइल्ड होती है उस पर स्कॉलरशिप है और अदरवाइज़ आपके जो मेरिट स्कोर है उस पर एक स्कॉलरशिप है। इस साल हमारी यूनिवर्सिटी ने चांसलर स्कॉलरशिप अनाउंस करी है। उस चांसलर स्कॉलरशिप में मेरिट कम मीन्स है, आपके मेरिट भी हैं और आपकी इनकम अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 2 लाख या 2.5 लाख से कम है आपकी इनकम, सालाना इनकम है, तो उसकी फंडिंग पूरी संस्कृत यूनिवर्सिटी करेगी। आपको कोई शिक्षा के लिए कोई पैसा नहीं देना है, कोई समाज कल्याण या किसी डिपार्टमेंट पे सरकारी पे आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। संस्कृत यूनिवर्सिटी उन बच्चों को फ्री पढ़ाएगी, ऐसे बच्चों को आगे लेकर जाएगी और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देगी ताकि जीवन में वो ये ना कह सके हमें मौका नहीं मिला पढ़ाई का। और इसी के साथ हम नई नई स्कॉलरशिप, जो कोविड से बच्चे जो जिनके पेरेंट्स को कुछ हम कहते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए भी हम लोग ने कुछ पैकेज निकाला है। ऐसे ही बहुत सारी स्कॉलरशिप आर्मी के लिए है। मेरे ख्याल संस्कृति इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है कि पैसे की कमी से किसी को पढ़ा ना रह जाए, और जहाँ डिसिप्लिन की बात आए वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। एज ए शिक्षाविद एजुकेशन को लेकर आपकी निजी सोच क्या है? अंतिम सवाल। मैं शिक्षा के एज अ प्रोफेशनल मेरे को ऑलमोस्ट आज 15 साल हो गए हैं एजुकेशन में आए हुए, लेकिन आज भी नींद नहीं आती कि जो हम अच्छी शिक्षा देना चाहते थे शायद कहीं ना कहीं हम सक्सेस नहीं हैं, उस मामले में बहुत पीछे हैं। अगर मैं इस कोविड के अंदर कहूँ तो मैं कभी एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम दे रहा था, 4 से 5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा से स्कूल छोड़ दिया है पैसे की कमी की वजह से, जो फीस की वजह से आगे पढ़ नहीं पाए या आगे मतलब कि उनको स्कूल में ऐसा IT का डिपार्टमेंट ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जा नहीं कर पाए। तो ये बहुत गंभीर विषय होता है और शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे हैं जो नौकरी के लिए उस लेवल तक नहीं आ पाते जिनको लेवल पे आना चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी हैं। हमारे से बच्चा 3 साल के लिए आता है हमारे पास, उससे पहले बच्चा 12 साल स्कूल में रहता है। तो 3 साल के अंदर हम जितना चेंजेस उसको देना चाहते हैं, जितना समय देना चाहते हैं, अगर हम देखें कि एवरेज एक यूनिवर्सिटी के पास 365 दिन में से बच्चा सिर्फ 180 या 200 दिन ही दे पाता है, क्योंकि छुट्टियां मान लीजिए, एग्ज़ाम्स मान लीजिए, करिकुलम और मान लीजिए, तो 180-200 दिन के लिए पर ईयर हमें मिलता है बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो हमने असाइनमेंट बेस पर बहुत काम किया है। जो बच्चे अपने आप में जो टॉप होते हैं, जो IIT में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, वो अपने आप में इतने ही कैलिबर उनके अंदर होता है, उनको आपने असाइनमेंट दे दिया वो होमवर्क करके ले आते हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं, और जो हम तो ये कहते हैं हमारी जैसी यूनिवर्सिटी इज़ फॉर दी अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल सेगमेंट में जो हम काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों में काम करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
उनका अगर एवरेज 60% होगा, 70% होगा, 80% होगा, हम उनका एवरेज 60 को 80 लेके जाते हैं, तो मेरे ख्याल से हम 20% इंप्रूव कर रहे हैं उस बच्चे के अंदर। जबकि IIT से जो बच्चा जा रहा है 96-98% बच्चा जो जा रहा है, जिसका स्कोर कार्ड है, तो वो बच्चा तो ऑलरेडी टॉप पे है ही है, उस पर शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े, उसको थोड़ा सा आपको कहना थोड़ा सा सेटिंग ठीक कर दी जाए तो वो चल पड़ता है। लेकिन यहाँ बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा उसकी पूरी ग्रूमिंग ज़रूरी है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत करने की ज़रूरत है, और ये निरंतर एक प्रयास है कि इसको हम अच्छा काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बातचीत के साथ रहे संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सचिन गुप्ता साहब। वर्तमान कोविड दौर में नई शिक्षा प्रणाली की उन्होंने जानकारी दी, ऑनलाइन सिस्टम को उन्होंने किस तरीके से यूनिवर्सिटी में डेवलप किया है ये भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोविड के दौर से हम गुजर रहे हैं ऐसा नहीं है, जितनी चुनौतियाँ हैं उतने अवसर भी हैं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमेशा से कहता हूँ कि बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज पढ़ाई करना उसका एक मूल रूप तो है ही, लेकिन आज गूगल पे बहुत ज्ञान अवेलेबल है। बच्चों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक भावना जागी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन ऐसी कोई डोसेज नहीं है आपको इसको चम्मच में जैसे शहद की तरह पिला दें और गुट्टी पिला दें और वो कल वो तैयार हो जाए। पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करा जाए, एक छोटी सी चीज़ को आपने अपने एक आइडिया को आपने स्वरूप को सोच दे दी, को आपने बिजनेस मॉडल दे दिया। तो हमने बच्चों को उस तरह रूप से तैयार करा स्कूल में, A फॉर एप्पल, B फॉर बाटा, लेकिन अब समय आ गया उनको A फॉर एप्पल की जगह A फॉर अमेज़न सिखाना है।